friends. Today we are going with the book 12, 13, and 14 of the epic poem that is The Prelude by William Wordsworth. So, in book 12, imagination and taste how impaired and restored मीन्स किस तरीके से इमेजिनेशन की यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है पोइट हैं वो बात करेंगे और किस तरीके से मतलब वापस से वो ख़त्म हो जाती है इमेजिनेशन और टेस्ट और वापस से रिस्टोर होता है किस तरीके से उनमें। तो जिस तरीके से जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और इन सब की बात की थी बुक 9, 10, 11 में, उसी तरीके से मतलब किस तरीके से इमेजिनेशन पे इफ़ेक्ट हुआ पोइट की और हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड। Wordsworth returned to nature again and he reviews his mental history and intellectual power in his youthful mind has brought him the assurance of his love for all things and for the truth of his vision. एज़ वी नो कि उनकी जो भी कितने वो उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर थी, कितनी बुद्धि थी यूथ माइंड में, और उसके बाद में उसका जो बाद में वापस से किस तरीके से उनका जो लव फॉर ऑल थिंग्स ट्रुथ नेचर वो वापस आता है। ही कन्फेस ही वॉज डिसअपॉइंटेड इन हिज परफॉर्मेंस एट college and his lack of plans for a profession, and he mentions Mary Hutchinson of steadfast character whom he had known and intimates that women are perhaps less troubled with guile and satisfied with the simpler and less demanding life than man. और वो ये भी बताते हैं कि कॉलेज में वो मतलब अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे, और यहाँ पे साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि मैरी हचिंगसन मतलब मैरी हचिंगसन से इन्होंने बाद में शादी की थी, तो वो किस तरीके का कैरेक्टर था, बहुत मतलब पक्के इरादों वाली थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जाना कि उन्होंने उसे ये बताया था कि जो लेडीज़ होती हैं वो कम गाइल और सेटिस्फाइड विद अ सिंपलर एंड लेस डिमांडिंग लाइफ देन मैन, कि वो मतलब छल कपट धोखा इन सब से दूर और उन्हीं से इन सब चीज़ों को सीखने को मिलता है। फिर इट इंक्लूड्स Wordsworth's solitary reflections on historic Salisbury Plain in the south of England which he refers to as a Saram's Plain। फिर वो सब इनके जो सॉलिटरी रिफ्लेक्शन होता है एक हिस्टोरिक प्लेस पे वो जाते हैं सैलिसबरी प्लेन पे, सैरम प्लेन पे इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड में, तो वो सब बताते हैं। फाइनली ही रिलेट्स एन एनेक्डोट मतलब एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। ही रिकॉल्स अ टाइम एट स्कूल व्हेन द क्रिसमस हॉलीडेज वर upon him 10 days later his father died and Wordsworth interpreted this as a kind of retribution of his boy's impatience, कि उनके फादर की डेथ हो जाती है और उन्होंने मतलब ऐसे लगता है जैसे उनके वो जो बॉय टाइम में उनका जो इम्पेशंस था उसका रिट्रीब्यूशन हो रहा हो, प्रतिशोध हो ये। तो इस तरीके से एंड प्री ऑक्यूपेशन विद वर्ल्डली प्लेजर्स, और मतलब अब वर्ल्डली प्लेजर से उनको मतलब चिंता होने लगी है, मतलब इन सब चीज़ों से वो दूर हो गए हैं। वैन एवर ही रिलीव दिस मोमेंट्स इन लेटर लाइफ दे टर्न हिम टू ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टेंस, और जब भी ये इनको याद करते हैं ऐसे मोमेंट्स को तो ऐसे लगता है कि दे चेस्टन्ड हिम टू ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टेंस, की मतलब इन चीज़ को बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को विनम्रता से धारण करने का और इन सब ह्यूमिलिटी और एक्सेप्टेंस की सिखाती है जब वो पुरानी यादों को याद करते हैं। तो बुक 13 में इमेजिनेशन एंड टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, उसको कंक्लूड किया गया है इसके अंदर कि वर्ड्सवर्थ पोएटिक फिलोसफी दैट पोइट्री कम्स फ्रॉम इमोशन दैट इज़ रिकॉल्ड इज ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो पोइट्री इस फिलोसफी को बताते हैं कि दैट पोइट्री कम्स फ्रॉम इमोशंस, तो जो पोइट्री इमोशंस से आती है वो ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति देती है, हमें क्वाइटनेस देती है। ही सेज द स्ट्रेंथ ऑफ नेचर लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन डिलीवर मूड्स ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट एज वेल एज ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मीन्स कि नेचर के अंदर वो स्ट्रेंथ होती है कि जब भी मतलब वो मूड में इमोशनल एक्साइटमेंट प्रोवाइड करते हैं, शांति हमें देते हैं। बोथ आर एसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ ट्रूथ बाय द पोइट। ही टेल्स अगेन ऑफ हिज फ्यूटाइल इंटेलेक्चुअल
search for wisdom and the reversion on his part to the depends on nature and feeling as in his youth। और अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब फ्यूटाइल सर्च ऑफ विजडम के चक्कर में जो द रिवर्जन ऑफ हिज पार्ट टू द डिपेंडेंस ऑन नेचर एंड फीलिंग एज इन हिज यूथ। और अब वो क्या कर रहे हैं, वापस से किसकी तरफ लौट रहे हैं, नेचर की तरफ लौट रहे हैं कि जो विजडम के लिए उन्होंने जो फ्यूटाइल एफर्ट किए थे, फ्यूटाइल सर्च थी उनकी, वो ख़त्म करते हैं और वापस नेचर की तरफ लौटते हैं। वर्ड्सवर्थ रिपीट्स इज ग्रेट लव फॉर नेचर एज सुप्रीम टीचर एंड अथॉरिटी। वो वापस से यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि नेचर के लिए जो बहुत सारा प्यार होता है वही सबसे सुप्रीम टीचर है और वही अथॉरिटी है, जो नेचर है वही। ही स्पीक enthusiastically of wandering off alone to meditate. He tells of how he would pause and rest, watch the simple country folk pass, and of all the wisdom he gained from talking with them. Every chance is got, he calls education artificial and sterile। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अकेले घूमना और मतलब मेडिटेट करना, नेचर के पास रहना, बहुत कंट्री के जो झुंड होते हैं जो मतलब रूरल साइड के होते हैं, उनसे आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। एजुकेशन को वो आर्टिफिशियल और स्टेरिलाइल कह रहे हैं यहाँ पे। फिर बुक 14 जो कंक्लूजन है, इसमें ये कहते हैं कि ये पावर ऑफ इमेजिनेशन जो होता है वो हाईएस्ट फैकल्टी होता है ह्यूमंस। Wordsworth coming to terms with the experience that distracted him for beauty and explaining that these events were ultimately productive. The poet recalls one of his walking trips in northern Wales। अब यहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि जो ब्यूटी के लिए, मतलब नेचर से कनेक्ट होने के लिए, और वो सब जो आप नेचर से कनेक्ट होने के लिए जो भी कुछ करते हो वो अल्टीमेटली प्रोडक्टिव होता है। और वो अपनी एक वॉकिंग ट्रिप के बारे में बताते हैं जो नॉर्दर्न वेल्स में होती है। उसका और उसका फ्रेंड जल्दी उठ के जो माउंट स्नोडाउन का जो सनराइज़ है वो देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये द हाईएस्ट पॉइंट इन वेल्स है, माउंट स्नोडन। और उनके साथ में उनके गाइड हैं इफ़ यू स्ट्रे एनिमल्स हैं, मतलब जो भटकते हुए जानवर होते हैं इधर उधर जो घूम रहे हैं वो हैं। दे असेंड इन बैड वेदर। द पोइट सीज द सीन विद द ग्रेटेस्ट डिलाइट, सीमिंग टू फाइंड इट इन एन इमेजिन्ड presence of his own soul and a confirmation of the presence of God and some other divine force। और वो जब सीन देखते हैं सुबह के टाइम पे, वो सनराइज़ का जो सीन देखने गए थे जो हाईएस्ट पॉइंट, वेल्स के जो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो जब वो देखते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है, इतने खुश होते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि यस, उनसे उसको ऐसे लगता है कि हाँ है कहीं पे गॉड, कोई डिवाइन फोर्स है जो हमारे बीच में काम कर रही है। ही हेल्स हिज सिस्टर डोरथी एज द किंड्रेड स्पिरिट एंड एज ए हेल्प टू हिम इन यूथ एंड मैच्योरिटी। विदाउट हर इन्फ्लुएंस ही वुड स्टिल हैव रिवर्ड थिंग्स बट नॉट लव्ड देम। फिर उसके बाद में अपनी बहन जो है डोरोथी, उसके बारे में बताता है कि वो बहुत ही अच्छी मतलब है सिस्टर के तौर पे, उसने उसको बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों मतलब उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता तो इन चीज़ों की तरफ वो वापस मुड़ता, लेकिन शायद उनको इतना प्यार नहीं कर पाता, उन चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा झांक नहीं पाता वो, अगर वो नहीं होती तो। He praises her for leading him out of the rationalist snare and back to feeling, and he praises Mary Hutchinson, means अपनी वाइफ के बारे में भी वो काफ़ी उसकी भी प्रेज करता है, who had become his wife during the writing of the prelude। जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी उस टाइम पे उनसे उसकी शादी हो गई थी, मैरी हचिंगसन से। फॉर शेयरिंग ऑल हिज मेच्योर एक्सपीरियंसेस ग्रेट एंड स्मॉल। और एट द एंड कंक्लूजन में, इस बुक के एंड में मतलब सबको थैंक्स कर रहा है अपनी बहन डोरोथी को और साथ ही साथ अपनी वाइफ मैरी हचिंगसन को कि उन्होंने इस टाइम पे इनसे शादी करके उनको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस, ग्रेट एंड स्मॉल, और जो भी है
वो सब शेयर करते हैं। फाइनली ही रिटर्न्स वंस मोर टू प्रेज कॉलरेज हु हैड टू मिटिगेट हिज फियर्स एंड इंक्रीज हिम टू राइट। और फाइनली वो एस.टी. कॉलरेज को भी थैंक्स करते हैं कि उन्होंने उनको हेल्प किया, मतलब जो भी था कि मिटिगेट हिज फियर, उनके जो डर थे उनको कम किया और उनको इनक्रेज किया कि तुम लिखो इस ये जो पोएम है द प्रिल्यूड, इनको लिखने के लिए इनक्रेज किया। एंड वी नो कि ये उन्हीं के लिए है, डिवोट की गई है ये पोएम। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। ये जो हमारा ये इसमें इस वीडियो में ये कंप्लीट हो चुका है ये पोएम। सो होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड suggestion in comment box. So thank